4-5 महीने पहले हमें यह बता दिया गया है कि भाई साहब परेशान मत होइए, तैयार हो जाइए, आपका पहला पेपर जनवरी में होने वाला है। इस एग्जाम की तैयारी के लिए सर मुझे सालों नहीं चाहिए, जितना टाइम आप बता रहे हैं उतना टाइम भी मेरे लिए सफिशिएंट है अगर मैं थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करूं। अरे पूछा ही नहीं जाएगा तो जरूरत क्या है? आपको अननेसेसरी बहुत हीरो बनना या बहुत उल्टी सीधी मैकेनिज्म्स याद करने की जरूरत नहीं है। कम से कम सर वो मैच देखना है, सर वो मूवी देखनी है, सर मुझे घूमने जाना है। अगर इन सारी चीजों को छोड़कर तुम एक बार एक कमरे के अंदर बंद हो गए, एक ऐसी जगह जहां से लोग भी तुम्हें ना देख पाए, और 3 महीने बाद कमरे के बाहर निकल के आए, हाँ भाई तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट मेरा ये आया है। हेलो बच्चों, क्या हाल है सब लोगों के? पता है मुझे एग्जाम की टेंशन सब लोगों को होती है, हमें भी होती है, एंड दिस इज नॉर्मल। मैं बहुत बार क्लासेस में भी बोल चुका हूं और सारे टीचर्स, सारे इवन पेरेंट्स भी बच्चों को यही समझाते हैं कि ये सब नॉर्मल है। घबराहट होना, डर लगना, ये सब बहुत ज्यादा नॉर्मल है। उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि जिस बच्चे ने कुछ कुछ कोशिश की है उसी को तो डर लग रहा है ना। अदरवाइज डर उन लोगों को क्यों लगेगा जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं है, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कर रखा है? उनको किस चीज का डर? यानी डर लगना इस टाइम पर बहुत ज्यादा नॉर्मल नजर आता। तो इसलिए सबसे पहले किसी डर की वजह से अपने रिजल्ट को खराब कर लें, या किसी घबराहट की वजह से अपने रिजल्ट को खराब कर लें, अपने दिन को बर्बाद कर लें, पढ़ाई जितनी कर सकते हैं उतनी ना करें, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। ऐसे बच्चे को जेई के एग्जाम को क्रैक करके आईआईटी या किसी अच्छे एनआईटीज में पढ़ने का कोई हक नहीं। तो पहली बात तो यह है कि सब लोग इस चीज को माने कि ठीक है सर, जैसा चल रहा है चल रहा है, एग्जाम की डेट आ चुकी है, सिलेबस भी बहुत जल्दी पता चलने वाला है। सर एक चीज क्लियर है, भले ही घबराहट क्यों ना हो, बट अब ठीक है, हो जाने दीजिए एग्जाम, अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं बाकी सारी चीजों को इकट्ठा करके एग्जाम देने जाऊं। अच्छा, ये जो एग्जाम है जिसमें अभी मेरे ख्याल से हार्डली 85-90 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, इस एग्जाम की तैयारी में मेरे हिसाब से हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल केमिस्ट्री से रिलेटेड बातों को लेकर करूंगा। आप उसको फिजिक्स और मैथ्स के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि जो इस बार का जेई मेंस का पेपर है उसमें कुछ मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। मेरा अपना मानना यह है कि जो हमारा सबसे पहला प्लस पॉइंट यह है कि लास्ट ईयर के मुकाबले हमें जब जेई के एग्जाम के बारे में, मेंस के एग्जाम के बारे में पता चला था तो वो बहुत डिले था। मुझे लगता है शायद दिसंबर के मिड में या एंड में जाके मुझे यह पता चला था कि हमारा पेपर कब होने वाला है। बट कम से कम इस बार 4-5 महीने पहले हमें यह बता दिया गया है कि भाई साहब परेशान मत होइए, तैयार हो जाइए, आपका पहला पेपर जनवरी में होने वाला है, जो कि एंड ऑफ जनवरी की तरफ जाएगा। तो लोगों को यह चीज बड़ी अच्छी लगी कि कम से कम 5-6 महीने पहले हमें इस बात का पता चल गया। हम घबरा बेकार में रहे हैं, हमारे पास तैयारी करने का अच्छा खासा टाइम। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट क्या है? दूसरा सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जो सवाल पूछे जाने हैं उसके लिए भी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, यानी अब कम चैप्टर्स के अंदर से सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि एग्जैक्टली क्या सिलेबस है पता चल जाए। और तीसरी बात यह लगती है कि जो लेवल है, पिछले कुछ सालों से यह ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो लेवल है उस लेवल में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। केमिस्ट्री का पेपर ऐसा आता है तो ऐसा ही आता है, फिजिक्स का पेपर ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही आ रहा है। सिलेबस और साथ ही साथ जिन चैप्टर्स की वेटेजेस के बारे में बात की जा रही थी, ऑलमोस्ट वही वेटेजेस हर साल के हिसाब से कुछ प्लस माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे लिए यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं पुराने अपने एक्सपीरियंसेस से या पुरानी अपनी चीजों को, लोगों की बातों को सुनकर अपनी तैयारी को शेप दे सकता हूं। तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है। हर बच्चे को इस बात को मानना चाहिए कि सर सिलेबस के रिडक्शन से साथ ही साथ हमें काफी टाइम भी मिल गया है। और दूसरी बात यह कि पैटर्न का कुछ कुछ रफ आइडिया है। तो सर पैटर्न तो अब तक तो वही पैटर्न चला है पिछले कुछ सालों से ही। सर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, उसके अंदर हमें 2 सेक्शंस मिल जाएंगे। एक फाइनल सेक्शन होगा, बड़ा सेक्शन, सेकंड सेक्शन होगा जिसके अंदर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें से हमें कुछ चॉइसेस भी मिल जाएंगी। अब देखते हैं इस साल के पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं, बट ऑलमोस्ट पैटर्न कुछ कुछ इसी टाइप का और लेवल भी कुछ कुछ इसी टाइप का चल रहा है। सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अभी हमारे पास लगभग 80-90 दिन बचे हैं, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक चीज तो सबसे पहले मुझे बोल देनी चाहिए, और वो है आपका अपना कॉन्फिडेंस। बातें आगे तभी बढ़ेंगी जब आप ये महसूस करेंगे कि कुछ हो सकता है। अगर आप ही ये महसूस नहीं करते कि कुछ हो सकता है, तो ऐसे में सर आप लाख स्ट्रैटेजी समझा लीजिए, सर आप किसी भी स्ट्रैटेजिस्ट को बुला लीजिए, सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप अंदर से ही इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं कर सकता हूं। तो भाई सबसे पहले तो ये, इस वीडियो को आगे देखने से पहले सबसे पहले तो ये अपने आप को समझा लो कि ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर ये बात बोल रहा हूं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो ये है।
जेई मेंस का पेपर है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है, जेई मेंस का पेपर है, बहुत मुश्किल नहीं आता है सर। इस एग्जाम की तैयारी के लिए सर मुझे सालों नहीं चाहिए, जितना टाइम आप बता रहे हैं उतना टाइम भी मेरे लिए सफिशिएंट है अगर मैं थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करूं। तो चलिए सर, मैं तैयारी करने के लिए तैयार हूं, साथ ही साथ मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करने के लिए तैयार हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, मैं कर सकता हूं, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। अगर मैं अब भी जोर लगा दूं तो शायद एक बहुत बढ़िया परसेंटाइल ला सकता हूं। मैं परसेंटाइल को अपनी अगर खराब आ रही है तो इधर के 3 महीनों में जोर लगाकर अपनी परसेंटाइल को बहुत बेटर बना सकता हूं। चलिए ठीक है सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात जो लगती है वो ये है कि सारे बच्चों को इस फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट बनाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं सर, मैं तो सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट बनाने के मूड में हूं सर, अप्रैल वगैरह में होगा सर, बढ़िया है, बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। अरे यार, जो जिस बच्चे ने अब तक कुछ नहीं किया वो अप्रैल तक ऐसा क्या तीर मार लेगा? तुम सब समझते हो ये सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाने की बात। हालांकि ये तो तुमसे मैं बोल रहा हूं, बट लॉजिकली अगर मैं देखूं तो ये देखा गया है कि सेकंड अटेम्प्ट में जो बच्चा पेपर करता है उसका अच्छा स्कोर आने के बावजूद भी परसेंटाइल खराब होती है, वो इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं होती जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने को मिलती। इसलिए मेरा मानना यह है कि सारे बच्चों को सबसे पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट बनाना चाहिए। उसकी मेरे हिसाब से 2 वजह है। पहली वजह, हो सकता है ठीक ठाक पेपर करने के बाद अच्छी परसेंटाइल मिल जाए और मैं सीधे एडवांस की तैयारी में जुट जाऊं। दूसरी वजह, हो सकता है परसेंटाइल बहुत अच्छी ना मिले लेकिन कम से कम जितनी तैयारी मैंने की थी उस तैयारी के अकॉर्डिंगली मुझे परसेंटाइल ऐसी मिल जाए जो मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दे कि मैं सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी में जुड़ जाऊं और सेकंड अटेम्प्ट को फोड़ दूं। ये दोनों ही बातें आपके फायदे की। आप समझिए, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा स्कोर कर लेगा या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो मेरा मानना यह है कि तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट बना के सब बच्चों को करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी सबसे पहली यही है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट बनाएं। आप भूल जाइए कि आपको अप्रैल में भी कोई अटेम्प्ट मिलने वाला है। आपके दिमाग में यह बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब कुछ करके ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने की कोशिश करिए। चलिए ठीक। अब दूसरी बात, सर मान लीजिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी के बारे में सोच लिया तो मैं क्या करूंगा? तो फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी के बाद आपको सबसे पहले अपनी तैयारी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो कम समय में आपको ज्यादा इनपुट, कम से कम इनपुट लगाकर आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेगा। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करिए। सबसे पहले तो आप यह डिसाइड करिए कि सर मैं करना क्या चाह रहा हूं और कितना किस जगह पर जोर लगाना चाहिए। सर ऐसा नहीं है कि माथा फोड़े जा रहा हूं और बाद में पता चला लो यार इतनी मेहनत की, इसका तो सवाल ही नहीं आता एग्जाम में। यानी सबसे पहले मुझे चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मुझे सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि मुझे किस जगह पर कितनी कोशिश करनी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज एग्जाम से पहले 1 साल की तैयारी का टाइम होता तो मैं तुमको यह काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि सर 1 साल का टाइम है सर, मैं यही करता रह जाऊंगा, 4 चैप्टर पढ़ूंगा, 4 चैप्टर पे जोर लगाऊंगा, 4 चैप्टर आ जाएंगे। अरे सर ये क्या बात होती है? मेरे पास पूरा टाइम है, मैं पूरा सिलेबस तमीज से करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही, लेकिन क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए यह एक अच्छा तरीका होगा कम इनपुट लगाकर अच्छा आउटपुट पाने का। तो इसमें अगर मैं चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करूं तो मैंने यह ऑब्जर्व किया है कि ये कुछ 4, 5, 6 चैप्टर्स ऐसे हैं, शायद ये 7, 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पर जेई के मेंस पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिस पर सवाल बनते। अच्छा, अभी मैं इस बारे में भी इंडिविजुअली बात करूंगा कि अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, बॉन्डिंग, अमीन्स, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, बहुत ज्यादा सवाल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, इनमें बहुत सारे सवाल जो हैं लगभग 35% 40% सवाल इससे आते हैं। हालांकि सर ऑब्वियस है सर 35-40% से बहुत ज्यादा भला तो नहीं होगा, बट फिर भी सर पूरे पेपर का 30-35-40% सर सवाल इन लोगों से इधर पिछले 1-2 सालों में देखने को मिले। समझ रहे हो इस बात को? तो चलिए सर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मेरा सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि अगर मैं इन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर रहा हूं तो मुझे अब ये डिसाइड करना होगा कि इन चैप्टर्स पर मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है और इनको किस लेवल तक सीखना है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सर इससे मेरा काम नहीं चलेगा सर, 35-40% सर, और इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिस पर सवाल पूछे जाते हैं और वो हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर आएंगे और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस का चैप्टर। मुझे
बहुत ज्यादा कहते हुए खुशी हो रही है कि यह बड़ा ही आसान सा चैप्टर है और बड़े ही सीधे आसान सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं और हर साल कम से कम हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल आपको इसका जरूर देखने को मिलता है। तो सर ये वो चैप्टर्स हैं जो मेरी लिस्ट के सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं और ये फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटीज लगभग एक जैसी ही परसेंटेज को मेंटेन करती हैं। तो ये भी 30-35% पेपर कंस्टिट्यूट करता है। सर इसका मतलब ये हुआ सर ये और वो मिलाकर मेरा काम चल जाएगा। सर इन दोनों को मिला दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से सर लगभग 65% 70% पेपर मेरे मतलब का है। सर इससे ज्यादा क्या करूंगा स्कोर करके? अभी जैसे मेरे हालात हैं, अगर 65-70% भी मैंने केमिस्ट्री में स्कोर कर लिया और इसी तरह से अगर मैथ्स फिजिक्स को भी मैंने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर लिया तो सर आप समझ लीजिए मेरी नैया पार लग जाएगी। सर मुझे इतनी बढ़िया परसेंटाइल मिल जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए ये तो बात आपकी ठीक लगती है। इसका मतलब ये हुआ ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आप में से बहुत सारे बच्चे इन चैप्टर्स से वाकिफ हैं और इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स आप प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं की है उनको इन कुछ 8, 10, 15 चैप्टर्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। सर इन पूरे चैप्टर्स में मुझे कुछ चैप्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि वो ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जो तुम्हें आते हैं ऑलरेडी, या फिर वो ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जिन पर सवाल कम पूछे गए। यानी अगर मैं तीसरी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स पे सवाल कम है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन वाले जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ज्यादातर सवाल एल्डिहाइड, कीटोन्स या अल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर्स पे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डेरिवेटिव्स पे सवाल कम दिखते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पर सर कुछ मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल हल्का फुल्का दिख सकता है, अदरवाइज इन पर भी सवाल कम दिखते हैं। सर सॉलिड स्टेट काफी लॉजिकल चैप्टर है बट इस पर भी सवाल कम दिखता है। सर रिडॉक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर भी सवाल कम दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह भी है सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चैप्टर से आप सॉलिड स्टेट ले लीजिए, आप सब समझते हैं। आप सर हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन ले लीजिए। सर इसमें अगर मैं डिटेल में जाने बैठ गया तो इसमें तो न जाने क्या क्या निकल के आता है। सर इसमें एनजीपी निकल के आता है। सर इसके अंदर SN1 SN2 के कंपैरिजंस, E1 E2 के कंपैरिजंस निकल के आते हैं। सर SNAR1 SNAR2 मैकेनिज्म, सर इसके अंदर बेंजाइन मैकेनिज्म, सर यह था सागर है सर। लेकिन वो पूछता है कि इन चारों में सबसे अच्छा SN1 मैकेनिज्म कौन करता है। तो सर ये सब तो बेसिक बातें हैं जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी मुझे समझ में आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चैप्टर्स पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम सर आज मैंने बहुत माथा फोड़ा है सर, पिछले 5 दिनों से लगा पड़ा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम पर सर फोड़ रहा हूं। सर जैसे ही मेरे सामने एक बढ़िया सवाल आया मेरी बैंड बज जाती है। सर उसका रीजन है आयनिक इक्विलिब्रियम को समझना इतनी जल्दी और इतने कम समय में आसान नहीं है। यह प्रैक्टिस से रिलेटेड चैप्टर है सर, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल लगाने पड़ते हैं। सर जरूरत नहीं है ना सर, हमारा एग्जाम हमसे आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत कम पूछता है और अगर पूछता भी है तो सर सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड सवाल पूछता है। तो अगर मुझे करना भी हुआ तो सर मैं सीधे सीधे आयनिक इक्विलिब्रियम के गिने चुने फॉर्मूले याद करके जाऊंगा और उन पर 2-2 सवालों की 4-4 सवालों की प्रैक्टिस करके जाऊंगा। ऊपर वाले ने साथ दिया तो सर बिल्कुल किया हुआ सवाल मेरे सामने आ जाए। तो मेरा मानना यह है कि ये वो चैप्टर्स हैं जिन पर जोर ज्यादा लगेगा और ये आउटपुट आपको कम देंगे, इसलिए बेहतर रिडॉक्स है। सर रिडॉक्स तो सिंपल है, नहीं रिडॉक्स में जो पोर्शन सीधा है वो ठीक है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, सर ये सब प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये मुझे आता है। लेकिन सर जब आप टाइट्रेशंस पर आते हैं, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन, सर इडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, सर वहां पर बैंड बजने लगती है। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करूंगा और बात पता चलेगा कि ये सब चीजें तो मेंस में पूछी नहीं जाती। अभी के लिए इन सब चीजों को अवॉइड करना है। दिस इज स्मार्ट स्टडी। आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम सिलेबस में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल पूछे नहीं जाते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बफर सॉल्यूशंस बेकार है, सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉल्ट्स बेकार ना, पूछे जाते हैं लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछे जाते, और अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत कम लेवल के पूछे जाते हैं। इसलिए अननेसेसरी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना इन चैप्टर्स पर, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना, यह समझदारी बिल्कुल नहीं लगती। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम को 5 दिन में सीखने की कोशिश कर रहे हैं या 7 दिन में सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप 7 दिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लगाइए। यह शायद उतने नंबर ना देके जाए जितना नंबर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा। यह आपका सवाल करते वक्त ज्यादा टाइम बर्बाद कर देगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल या बॉन्डिंग का सवाल आप देखते ही टिक कर सकते हैं। पी ब्लॉक डीएफ ब्लॉक का सवाल आप देखते ही टिक कर सकते हैं। सर वो कम समय में ज्यादा नंबर देके जाएंगे, ये ज्यादा समय लेंगे, नंबर देके जाएंगे या नहीं ये भी नहीं पता। समझ रहे मेरी बात को? तो यही चीज आप फिजिक्स मैथ्स में भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सर बिल्कुल लॉजिकल है, हम अननेसेसरी बहुत फैलने की कोशिश ना करें। देखो तुम ये मत बोलो सर ये तो गलत बात है, सर आप इन चैप्टर को कम करने के लिए कह रहे हैं। अरे यार तुम इतने समझदार अगर हो तो ये सब चीजें आप पहले से कर रहे होते, मुझे ये सब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस स्ट्रैटेजी वीडियो का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे शुरू से करते चले आ रहे हैं उनकी एक ही स्ट्रैटेजी है, पेपर होने दो, बैंड बजा देंगे पेपर की। लेकिन जो बच्चे अब जाग रहे हैं या पिछले कुछ दिनों से तैयारी
तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे, बैकलॉग की वजह से, किसी वजह से शायद बहुत अच्छी तैयारी आज नहीं है उनकी, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से कम इनपुट डालकर आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, सर देखिए ऐसा है, आप तैयारी अगर हमने इन चैप्टर्स में हमने डिसाइड भी कर लिया कि इन चैप्टर्स को ज्यादा समय देना है, इन चैप्टर्स को कम समय देना है, तो अगर मान लीजिए मैं समय देता भी हूं तो मैं करूंगा क्या? देखो मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये होगा, आप अवॉइड करिए थ्योरी को बहुत ज्यादा पढ़ना, क्योंकि हमारा जेईई मेंस का पेपर वो सवालों के ऊपर बेस्ड होता है, उसमें कम सवाल थ्योरी से रिलेटेड आते हैं, उसमें ज्यादातर सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, उसमें ज्यादातर सवाल, अब वो अलग बात है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल तो नहीं बनते, लेकिन वो न्यूमेरिकल ना सही, लेकिन वो बहुत लॉजिकल सवाल होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि मैं अननेसेसरी बहुत डिटेल में 8-8 घंटे 10-10 घंटे थ्योरीज पढ़ रहा हूं, आराम से एक एक पन्ने अंडरलाइन कर रहा हूं, मुझे यह कहीं से समझदारी नहीं लगती। इससे बेहतर है किसी वन शॉट वीडियो को देखकर उसकी थ्योरी को जल्दी कंप्लीट किया जाए और फिर उसके ऊपर आए हुए पीवाईक्यूज को या सिंपल सवालों की प्रैक्टिस की जाए। लास्ट 5 सालों के पीवाईक्यूज लगाना ज्यादा समझदारी इसलिए लगती है क्योंकि लास्ट 5 सालों का ही पैटर्न हमें काफी हद तक रिपीटेटिव लगता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पुराने पीवाईक्यूज करने का फायदा नहीं है। पेपर का लेवल चेंज हुआ है, कई सालों से लेवल एक जैसा चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि 5 सालों के पीवाईक्यूज करके भी हमारा काम अच्छा निकल सकता है। अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करूं, इंडिविजुअल पोर्शंस की बात करूं केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री ये कहती है कि आप थ्योरी में कम से कम टाइम लगाइए, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे होता था, ये किताब में कैसे लिखा था, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको जबरदस्ती माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक सेंस लीजिए, आप बातें समझिए, फॉर्मूले अलग निकालिए, उनको याद करिए और सीधे फॉर्मूले बेस्ड सवालों पर लगना शुरू कर दीजिए और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि पीवाईक्यूज में एक्चुअली उन्हीं के ऊपर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात, अगर बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम करने का बहुत दिल कर रहा है तो अपने दिल को मना लो, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स करने का कोई फायदा नहीं है। एक सिंपल पीवाईक्यू जो कि टाइम बाउंड पेपर के अंदर पूछा गया है, वो बहुत ज्यादा लेंदी या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं हो सकता। उसकी मजबूरी है, आपको पेपर सीधा पूछा जाएगा, आपको आसान सवाल पूछा जाएगा, बहुत मुश्किल या बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वरना 30 सवाल या 25 सवाल आप 1 घंटे के अंदर नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आ रहा है? यानी ये उसकी मजबूरी है, इसका फायदा उठाओ। अननेसेसरी बहुत मुश्किल सवाल करेंगे, सर आज मैं इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालूंगा, कॉम्प्लेक्सेशन कर दूंगा, सर इसके अंदर ऐसा कर दूंगा, सर इसके अंदर वैसा कर दूंगा, सर ये बताइए बफर्स के अंदर सॉल्युबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर आयनिक इक्विलिब्रियम की बैंड बजा दूंगा। इसका फायदा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। समझो बात को, सब कुछ सिलेबस में है बट आज उसकी जरूरत नहीं है। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है अभी के लिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, जिस बच्चे की तैयारी ठीक चल रही है वो सब कुछ करके जा सकता है ताकि वो जबरदस्त कॉन्फिडेंस महसूस करे, पेपर का जो भी लेवल आएगा वो पेपर फोड़ देगा। लेकिन जो बच्चे कम तैयारी के साथ बैठे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, जिनको दुनिया भर की टेंशन है, जो सबसे बड़ी टेंशन है सर थ्योरी पढ़ लेता हूं, सर सवाल नहीं निकलते, तुम मानो और कमेंट सेक्शन में इस बात को बताना मुझे कि सर ये सही है, थ्योरी पढ़ने के बाद भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन बहुत क्लियर है, प्रैक्टिस की कमी है। सर 0 लेवल के सवालों से शुरू करना है, आसान आसान सवाल करने हैं, बहुत धीरे धीरे सवाल करने हैं, उसके बाद धीरे से पीवाईक्यूज में शिफ्ट करेंगे। तुम्हारी कोचिंग्स में जहां तुम पढ़ते हो वहां पर भी तुम्हें ये सवाल कराए जाते हैं। सर धीरे धीरे करके उन सवालों को प्रैक्टिस में लाएंगे, फिर और दूसरे पीवाईक्यूज करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि चीजें आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर वही है सर, जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने अंदर चाहिए ही चाहिए होगा। हर बार मैं कहता हूं, फिर कहूंगा, कोशिश करोगे तो ही हल निकलेगा, कोशिश ना करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। आप समझिए बात को, कोशिश करने से हल निकलता है, आज नहीं तो कल निकलता है। आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि सर बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स करने की जरूरत नहीं है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सवाल करने के लिए पूरा 1 घंटा मिल जाएगा। सर हर सवाल मुझे टाइम के साथ दिया जाएगा। मैं अभी से ये कोशिश करूंगा कि जो जो सवालों की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उन सवालों के नंबर नोट करके एक टाइम फिक्स कर लूं कि मुझे इतने घंटे में या इतने मिनट में ये सवाल सॉल्व करने। हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे करके एक प्रैक्टिस बनेगी, आपको घड़ी आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप सवाल कर रहे होंगे तो कट टक 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 आपको अपने आप समझ में आएगा कि आप अननेसेसरी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस सवाल में इतना ज्यादा टाइम लगाने का आपके पास टाइम नहीं है, आप सवाल चेंज कर दीजिए, आप दूसरे सवाल पे आ जाइए।
मेरी बात समझ रहे हो? यानी मुझे टाइम बाउंड स्टडी करनी चाहिए और इसी से आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा, और न्यूमेरिकल्स के लिए तो खास तौर पर ऐसा बोला जाता है। इनऑर्गेनिक की बात हो या ऑर्गेनिक की बात हो, तो बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन नहीं है। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। हालांकि अगर तुमने सही से पढ़ाई की होगी तो आप बहुत कम टाइम में ऑर्गेनिक का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें हर बच्चा अपनी कोचिंग में पढ़ता है। हर टीचर बहुत डिटेल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, इनको बहुत डिटेल में लेके जाता है। 15-15 क्लासेस चल रही हैं, 20-20 क्लासेस चल रही हैं, 10-10 क्लासेस आईयूपीएसी में लग रही हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई बुराई नहीं, और ये इसमें कुछ गलत भी नहीं। लेकिन इशू ये है कि सर जब सवाल ही एक आना है और सवाल का लेवल वो नहीं है, तो फिर ऐसे में इस टाइम उसको बहुत घुसकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीओसी करो, आईयूपीएसी करो, लेकिन बेसिक लेवल पर तैयार करो। सर उसी लेवल पे हमसे पूछे जाने वाला है। ये जनवरी का अटेम्प्ट सर कहीं से कुछ कमाल नहीं होने जा रहा है। सर इस जनवरी के अटेम्प्ट में कोई बम नहीं फूटने जा रहा है, बहुत सीधे सवाल आएंगे सर। वो सीधे सवाल में जीओसी, आईयूपीएसी का एक बेसिक लेवल सीख कर भी कर सकता हूं। सर मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का आइडिया है, उनके ऑर्डर्स का आइडिया है, उनके एप्लीकेशंस का सीधा सीधा आइडिया है। सर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के कुछ ये तरीके होते हैं। सर इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटीज निकालने के कुछ ये तरीके होते हैं। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, उनकी स्टेबिलिटीज के ये तरीके हैं। सर मेरे हिसाब से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ घूम फिर के इसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एक लेवल मैंने तैयार कर रखा है, सर उसी लेवल पे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत मैकेनिज्म्स की डीप नॉलेज रखना जरूरी नहीं, इस टाइम बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं तो जो एसआई लॉइन कंडेंसेशन याद करके जाऊंगा सर, एस्टर सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं सर, मजा आ जाता है। अरे पूछा ही नहीं जाएगा तो जरूरत क्या है? आपको अननेसेसरी बहुत हीरो बनना या बहुत उल्टी सीधी मैकेनिज्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, या फिर उनको बहुत डीपली समझने की जरूरत नहीं है। आप उनकी रिएक्शंस को देखकर, उनके प्रोडक्ट्स को देखकर एक आइडिया ले सकते हैं। बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह देखा गया है बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैकेनिज्म्स जेईई मेंस के पेपर में नहीं पूछी जाती। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? दूसरी बात, बहुत उल्टी सीधी किताबें लगाना कि सर मैं तो आईएल फिनार करूंगा, सर मैं तो मॉरिसन बॉयड लगाऊंगा, सर मैं तो जो है पाउला ब्रूस करके ही छोड़ूंगा। क्या फायदा है? इसका फायदा नहीं है। समझो मेरी बात को, करने का टाइम भी हो तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम अब एग्जाम का कम बचा। आपको इस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना है। ऐसे में आप अननेसेसरी उल्टी सीधी चीजें करें और एक बच्चा सीधी सीधी चीजें करे तो वो आपसे ज्यादा अच्छा स्कोर ला सकता। इसलिए समझदारी यही है कि बहुत ज्यादा उल्टी सीधी किताबें पढ़ना या बहुत ज्यादा उल्टे सीधे सवाल लगाना, इसका कोई फायदा नहीं है। आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, आपके टीचर्स ने आपकी क्लास में जो जो सवाल कराए आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, एक लेवल पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये लेवल अननेसेसरी का टफ हो रहा है तो आप उसको अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं, भले ही वो तुम हो एक बार समझ में आया था। आप रिवीजन के दौरान उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये सोचकर कि यार ये अभी हमसे नहीं पूछा जा सकता, ये तो मुझे लगता है इलॉजिकल है, इसको अभी समझने की या इसको अभी रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना मुश्किल सवाल वो नहीं पूछेगा। ये चीज फिजिकल केमिस्ट्री में भी देखी जा सकती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखी जा सकती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, एनसीईआरटी बेस्ड जितनी रिएक्शंस हैं, जो नेम्ड रिएक्शंस हैं, वो एनसीईआरटी में जो दे रखी हैं, आपको उन्हीं से बहुत ज्यादा वास्ता होना चाहिए। बहुत उल्टी सीधी रिएक्शंस, सर नोएंगल रिएक्शंस पढ़ डालेंगे सर, हम तो फेवॉस की रिएक्शन रीअरेंजमेंट पढ़ डालेंगे सर, हम जो सर रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन पढ़ जाएंगे। आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सर ऐसा नहीं है कि वो पूछ नहीं सकता, लेकिन जिस एग्जाम के बारे में आप बात कर रहे हैं सर उसमें नहीं पूछ सकता, ये क्लियर है, वो उसमें नहीं पूछ सकता। सर एनसीईआरटी बेस्ड में नेम्ड रिएक्शंस पढ़ूंगा, उन्हीं की मैकेनिज्म्स को देखूंगा, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी मैकेनिज्म्स को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत सीधा है सर, पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग पढ़े बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी सी लगती है। मेरा मानना भी यही है। वो बॉन्डिंग चैप्टर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा वेटेज इनऑर्गेनिक में रखता होगा, और ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद। इसलिए बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल का एक आइडिया जरूर होना चाहिए हर बच्चा, क्योंकि इनऑर्गेनिक की शुरुआत इन चैप्टर से होती है, तो बहुत जोशो खरोश के साथ इन चैप्टर्स को सीखता है। इसलिए ज्यादातर बच्चों को पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग ठीक लगती है। साथ समझ रहे हैं? लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सर याद करने की तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अवॉइड करिए सर बहुत सारी उल्टी चीजें, बातों को। हर चीज को याद करना ये आज जरूरी नहीं है सर, हर चीज को रटना आज जरूरी नहीं है सर, एक्सेप्शनल केसेस को रटना आज जरूरी नहीं है, क्योंकि जेईई मेंस बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस के साथ डील नहीं करता। जेईई मेंस बहुत सारे डिटेल्ड एनालिसिस आपको नहीं देता। तो मेरा अपना मानना यह है कि आप बहुत ज्यादा रटना, सब कुछ रटना या एक्सेप्शंस को भी रटना, इसको अवॉइड कर सकते हैं।
बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कहा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप उन बड़ी किताबों को जरूर पढ़ा करें क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो आज उसके लिए इतनी बड़ी किताबें पढ़ने का तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आप अपने टीचर्स के नोट्स पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए और सबसे ज्यादा जोर लगाइए पीवाईक्यूज पर। अगर तुम्हें वाकई में कुछ सीखना है तो मेरा अपना सजेशन यह है कि पिछले 15 सालों के पीवाईक्यूज निकाल डालो, 2005 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज इकट्ठे करो और उन पीवाईक्यूज को पढ़ो और उनसे सीखो। मेरा अपना मानना यह है कि अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे क्योंकि लेवल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जो भी थियरी करनी है वो आप अपने नोट्स और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए करें। बहुत ज्यादा इधर उधर की किताबें या बहुत ज्यादा उल्टी सीधे वीडियोस इन सबको देखने की कोई जरूरत नहीं। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सब कुछ करने के बाद बनती है, जैसा कि मैंने बताया, सब ठीक है सर, हम प्रायोरिटाइज कर देंगे चैप्टर्स को, इतना टाइम देंगे, इस चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनमें ज्यादा टाइम देंगे, क्या चीजें नहीं करनी क्या करनी ये सब आपने बता दिया। लेकिन सर इन सब के बाद भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। सब कुछ करने के लिए मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। वो भरोसा जो अब तक मैं अपने ऊपर नहीं रख पाया, सर पता नहीं कैसे वो 3 महीने के अंदर मेरे अंदर आने वाला है। वो भरोसा आपको रखना पड़ेगा। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप पर भरोसा करके बैठे, वो आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनको रिजल्ट ना मिला तो वो उनका भरोसा टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, है ना, तुम्हारा गला दबा देंगे, ऐसा तो नहीं, लेकिन जो दिल टूटेगा आप समझ भी नहीं सकते, उसकी भरपाई तो आप कर भी नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी। और फिर उस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या गुनाह कर दिया मैंने, थोड़ा सा पढ़ना ही तो था, काश मैं पढ़ लेता तो इतना बुरा ना होता जो मेरे आंखों के सामने हो रहा। आप समझिए मैं किन की बातें कर रहा हूं। मैं आपके मां बाप की बातें कर रहा हूं। उनका दिल बुरी तरह से टूट जाएगा अगर आपने रिजल्ट लाके ना दिया। या फिर वो लोग जो आपके बहुत ज्यादा हितैषी हैं, जो आपके बहुत ज्यादा वेल विशर्स हैं, आप उनके लिए ये तैयारी कर रहे हैं, अगर रिजल्ट अच्छा ना ला पाए तो वाकई में आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने बड़े गुनाहगार होंगे। और ऐसे में आपको यह लगेगा कि आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, यह सोच के भरोसा रखना पड़ेगा कि वो लोग जो इस एग्जाम में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो बेचारे इंतजार में हैं कि कब ये पेपर होगा, कब ये रिजल्ट आएगा, और वो मुझसे रिजल्ट पूछेंगे और उनको खुशी होगी। अगर वो रिजल्ट खराब आया तो सर दिल टूट जाएगा। मैं इस चीज पे अपने आप पे भरोसा रखता हूं कि मैं उनको एक अच्छा रिजल्ट लाके दूंगा, और कुछ नहीं तो कम से कम दिल नहीं टूटने दूंगा, ये कंफर्म। दूसरी बात, सर ये नॉर्मल है, मेरे अंदर घबराहट है, मेरे अंदर डर है, सब कुछ है, लेकिन सर ये सारी चीजें नॉर्मल है। उसका रीजन है हर चीज जो मेरे लिए जरूरी होती है उसका न मिलना घबराहट ही देता है। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। इसलिए मेरे लिए क्योंकि ये चीज जरूरी है सर मुझे डर लगेगा, मेरे पास घबराहट होगी, लेकिन यही वो डर और घबराहट है जो मुझे मोटिवेट करेगी कि यार तुझे तो करना है, रात भर जगाएगी, पूरी रात पढ़ाएगी। सर यही वो डर है जो मुझे आगे दौड़ाता रहे। और जहां तक सवाल है सर टाइम बाउंड प्रैक्टिस, मैंने अभी बोला, इस बात को तो गांठ बांध लो सर। जो एग्जाम के डेट्स हैं, उन एग्जाम्स की डेट में जो शिफ्ट्स बनाई गई हैं वो सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे बनाए गए, 9 से 12 और लगभग 2 से 5 मान लेते हैं, या 2.5 से 5.5 या फिर 3 से 6 मान लेते हैं। यानी 9 से 12 और 2 से 6 सर ये वो टाइम होगा जब मुझे पूरे टाइम कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करनी है, क्योंकि सर मुझे वो 3 घंटे कैसे बैठे जाते हैं यह सीखना है। सर उस प्रेशर के अंदर आना है, सर उस टाइम बाउंड स्टडी को करना है, सर वो प्रेशर महसूस करना है जो प्रेशर मैं एग्जाम के सेंटर हॉल में करूंगा। सर ये सारी चीजों की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी सब कुछ नया लगेगा। आधा दिमाग तो इसी में निकल जाएगा कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए पहले से उस चीज को तैयार करो, उस चीज की तैयारी करो। सर इसमें भी कोई शक नहीं है, सब कुछ करने के बाद अगर आपने यह ना सोचा कि चल क्या रहा है, आपने हर दूसरे तीसरे दिन अपने आप को मैप नहीं किया, अपने आप को स्टीयर नहीं किया, तो सर ऐसे में करेंगे क्या? सब कुछ वैसे ही टाइम निकल जाएगा जैसे अब तक का टाइम निकल गया। हर दूसरे तीसरे दिन 2 मिनट के लिए बैठकर यह सोचना है कि यार ये चीजें करनी थी, क्या ये चीजें कर पाया, कितना कर पाया, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इन इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर पाया, क्या उन चीजों को दोबारा पढ़ूं, क्या मैं भूल गया। आप जब तक अपने आप को मैप नहीं करेंगे तब तक इस
पूरी स्ट्रैटेजी का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये टाइम टू टाइम बहुत जल्दी जल्दी अपने आप की मैपिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज सब कुछ बेकार हो जाएगा। और जहां तक सवाल है, सब कुछ करने के बाद अगर आदमी रिवीजन ना करे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और उस रिवीजन को करने के दो तरीके होंगे। एक वो रिवीजन जो रेगुलर टेस्ट तुम्हारे साथ कराए जाएंगे, चाहे तुम जिस कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे तुम जहां से भी पढ़ते हो, एक टेस्ट होता है जो हर जगह होता है। नहीं तो आप खुद भी अपना टेस्ट ले सकते हैं। सर ये टेस्ट रेगुलरली वीकली आपको लेना पड़ेगा सर, ताकि आपको एक तो एग्जामिनेशन प्रेशर का आइडिया लगे और साथ ही साथ आपका सिलेबस मैप होता रहे, आपका रिवीजन होता रहे। साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरी है शॉर्ट नोट्स का बनाना। आप जो भी चैप्टर करते चले जा रहे हैं, जो मेन चीजें आपने डिसाइड की हैं, वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ताकि जब फाइनल रिवीजन आप करें तो उस फाइनल रिवीजन में आपको सबसे ज्यादा मदद मिले। ये 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बच्चा सही से फॉलो करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पूरे के पूरे 3 महीनों में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकता। तो मेरा अपना मानना यह है, सब लोग अगर खूब कोशिश करते हैं, सब लोग जम के मेहनत करते हैं, तो ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो किसी भी सूरत में मुश्किल नहीं माना जा सकता। मैं अपने बैच के सारे बच्चों से बोलता हूं, तुम सब लोगों से बोलता हूं, यह एग्जाम तुम्हें खुशी दे के जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुमने अपने आप पर भरोसा रखा, कुछ सही से तैयारी कर ली, कुछ उल्टी सीधे डिस्ट्रैक्शन से आप बच गए, और अभी भी आप कम से कम सर वो मैच देखना है, सर वो मूवी देखनी है, सर मुझे घूमने जाना है, अगर इन सारी चीजों को छोड़कर तुम एक बार एक कमरे के अंदर बंद हो गए, एक ऐसी जगह जहां से लोग भी तुम्हें ना देख पाए, और 3 महीने बाद कमरे के बाहर निकल के आए, हां भाई तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट मेरा ये आया है, आप सोचिए कमाल हो जाएगा। आप किसी को दिखाई देना बंद हो जाइए, आप घूमना फिरना बंद कर दीजिए, लोग पूछते रह जाएं कि बच्चा गया कहां, बच्ची गई कहां, दिखाई नहीं देती, तो बस एक ही जवाब, कुछ कर रहा होगा, बस बात खत्म। और फिर उसके बाद जब आप कमरे के बाहर निकल के आएंगे तो आपके हाथ में एक जबरदस्त रिजल्ट होगा जो दुनिया देखी। तो मेरा अपना मानना यही है कि इस टाइम पर अगर जान नहीं लगाई तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सब कुछ कई बार बोल चुके हैं, कई बार बोलूंगा, मंजिल चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो, वहां चढ़ने का रास्ता पैरों के नीचे से ही जाता है। आपके पैरों के नीचे ही आपका सब कुछ है। आप समझिए आप हैं जो डिसाइड करेंगे। आप चढ़ गए तो चढ़ जाएंगे, आपका दिल ना करा तो आप नहीं चढ़ेंगे। सर सारा रास्ता आपके नीचे से जा रहा है सर, आप उसको चढ़ना चाहें तो चढ़ जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए सब लोग दम लगाकर, जोर लगाकर इस एग्जाम की तैयारी करो एक प्रॉपर तरीके से। ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये इंडिविजुअल सोच है, आप समझिए, या फिर बहुत सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है और उनसे बात करके ये स्ट्रैटेजी सोची। बट ये इंडिविजुअल जिसको लगता है उसको ये ना करके ये करना चाहिए, वो अपने फायदे के लिए वैसा भी कर सकता है। आप कोशिश करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। मेरी तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट। जम के कोशिश करो, खूब कोशिश करो और अपने मां बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच।